Hello everyone and welcome again to my YouTube channel Learning Mania by Madhvi Gupta. आज हम करने वाले हैं बच्चों हॉर्नबिल बुक का क्लास 11 का चैप्टर 8 जिसका नाम है द सिल्क रोड रिटन बाय निक मिडल्टन। इस सिल्क रोड के बारे में आपको बता दूं, इट्स अ ट्रेड रूट जो इंडिया, चाइना और यूरोपियन कंट्री को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ में इसे सिल्क रोड इसलिए कहा गया है क्योंकि सिल्क जो है इंपोर्ट किया जाता था वहां से और उसके बदले में इंडिया से स्पाइसेस वगैरह एक्सपोर्ट होते थे। तो क्योंकि ये व्यापार के लिए यूज किया जाता था, इसे ट्रेड रूट भी कहा जाता है। जस्ट बिकॉज सिल्क वहां से हम लोगों ने लिया, हमारे देश में एंटर किया, इसलिए इसे सिल्क रोड के नाम से भी जाना जाता है। और यही वो रोड है जिस रास्ते के थ्रू हमारे देश से, इंडिया से जो बुद्धिज्म है, वो बौद्धिज्म जो है चाइना कंट्री तक पहुंचा और वहां पर स्प्रेड हुआ। तो थीम क्या है सिल्क रोड का, पहले ये देख लेते हैं। दिस चैप्टर इज पार्ट ऑफ अ travelogue about the author's travel along the ancient trade route called Silk Road. Regions as they are now. ये चैप्टर एक ट्रेवलॉग का पार्ट है। ट्रेवलॉग क्या होती है? व्हेन वी ट्रेवल समवेयर और वहां के बारे में जो हम लिखते हैं कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या चीजें हमने फेस की, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेवलॉग। हिंदी में इसको यात्रा वृतांत भी कहते हैं। आपने हिंदी के चैप्टर्स भी पढ़े होंगे यात्रा वृतांत के ऊपर। तो यहाँ जो रास्ता ऑथर ने अपनाया वहां जाने के लिए, जिस रूट से वो गया, तो वो सिल्क रूट कहलाता है। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज सिल्क रोड। दिस अकाउंट ऑफ द सिल्क रोड विद इट्स कंट्रास्ट एंड exotic details describes the challenges and hardships the author faced while journeying to Mount Kailash on a pilgrimage. या आप सभी लोग जानते होंगे, इंडिया में आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन हु इज अनअवेयर ऑफ माउंट कैलाश। इसको माना जाता है कि ये लॉर्ड शिवा का रेजिडेंस है, यहाँ पर लॉर्ड शिवा रहते हैं। तो वहां से रिलेट होने के बाद एक रिलीजियस प्लेस है बन गया, एक तीर्थ यात्रा का स्थल ये बन गया। तो किस तरीके से जब निक मिडल्टन अपने पिलग्रिमेज को पूरा करने के लिए माउंट कैलाश पर गए, तो रास्ते में उन्होंने किस किस तरीके के चैलेंजेस को फेस किया, क्या क्या परेशानियां उन्होंने फेस की, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आई और क्या एग्जॉटिक डिटेल जो उन्होंने थ्रू आउट द वे चीजें देखी, उन सब का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है इस चैप्टर में दे रखा है। ये वो रास्ता है जहां से आप देख सकते हैं जो राइटर है, ऑथर है, उसने अपना जो ट्रिप है वो यहाँ लासा से शुरू किया और फिर ये रास्ता फॉलो करते 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 वो यहाँ दार्जिन आके रुका, जो कि माउंट कैलाश के बिल्कुल ही पास में है। तो यहाँ रास्ते की डिटेल सब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं समरी की फॉर्म में, जो जरूरी है। सिल्क रोड अबाउट द कैरेक्टर्स। यहाँ पर आप पहले जो उसमें कैरेक्टर्स हैं हम वो जान लेते हैं। पहला है द ऑथर निक मिडल्टन। ही इज अ प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एन एनवायरमेंटल कंसल्टेंट। और Setan Joy, he is the owner of the car hired by the author for the journey as well as being a tourist guide. वो टूरिस्ट गाइड भी है, ड्राइवर भी है, क्योंकि वो जो कार है जिसके थ्रू जो राइटर ने अपनी जर्नी शुरू की है और वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, वो सेतन की है। डेनियल, he is an interpreter from Lhasa who traveled part of the time with the author. इंटरप्रेटर है क्योंकि ऑथर को दूसरी उन लोगों की भाषा समझ में नहीं आती, तिब्बत वालों की, तो इसलिए उसने अपने साथ एक इंटरप्रेटर रखा था। तो वो लहासा से है और वो आगे तक ऑथर के साथ जाता है और फिर जब ऑथर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला होता है तो डेनियल वहां से वापस आ जाता है। Norbu, he is a Tibetan working at an academy in Beijing who wants to carry out the pilgrimage to Mount Kailash. और एक और मेन कैरेक्टर इसमें आएगा, आपको मिलेगा, वो है नोबू का, जो कि बेसिकली एक तिब्बतन है लेकिन बीजिंग चाइना की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और वहां कुछ वो रिसर्च कर रहा है उस रास्ते पर पिलग्रिमेज का, जो कि माउंट कैलाश है। तो हियर्स द समरी। पहला है डिपार्चर फ्रॉम रावू। The author left Ravu along with Daniel, an interpreter, and Setan, who was a tourist guide. Author अपनी जर्नी शुरू करता है रावू से, डेनियल और सेतन के साथ। Before leaving Lhamo, the lady who had provided them accommodation at Ravu gave the author a gift of a long-sleeved sheepskin coat. As they were going to Mount Kailash, where it would be very cold, Setan knew a shortcut to reach the mountain. He said the journey would be smooth if there was no snow.
आप चैप्टर की शुरुआत में अब जब आप पढ़ेंगे उसका डिटेल में चैप्टर, तो वहां देखेंगे एक बहुत खूबसूरत सा विजुअल क्रिएट किया है राइटर ने हमारी आंखों के सामने कि सुबह सुबह का वो समय है और चारों तरफ वो जो रावू की हील्स हैं वो गुलाबी नजर आ रही हैं बिकॉज ऑफ द सन रेज, जो वो डॉन की जो सन रेज है वहां से। अब यहाँ जब आगे यहाँ से रावू से चलता आगे, तो लामो नाम की जगह छोड़ने से पहले जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, वहां पर वो लेडी जिन्होंने की ऑथर को और इनके साथियों को एकोमोडेशन दिया था, रहने की जगह दी थी, वो ऑथर को एक गिफ्ट करती लॉन्ग स्लीव शीप स्किन का कोट, क्योंकि वो माउंट कैलाश जा रहे हैं और वहां बहुत ज्यादा ठंड होगी। और सेतन ने वहां उसको ये कहा कि उसको माउंटेन का शॉर्टकट पता है, और साथ ही उसने ये कहा कि अगर रास्ते में स्नो नहीं हुई तो उनकी जर्नी बहुत स्मूथ होगी। और फिर राइटर इसे पूछता भी है कि उसके कितने चांसेस हैं, तो कहता है कि कोई आइडिया नहीं है जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते। अब रास्ते में क्या होता है, दिस सॉ ड्रॉकबाज ऑन द वे, क्योंकि ये शीप स्किन कोट पहन के सेतन जो है ऑथर को ड्रॉकबा के नाम से प्रोनाउंस करता, मीन्स वो शीप स्किन कोट है वो ड्रॉकबा लोग पहनते हैं, तो उस पहनावे को भी ड्रॉकबा ही कहा गया है। So as they passed through the hills, they saw individual rockabas, nomad shepherds, looking after their flocks. Both men and women were seen. अब जब वो रावो हिल से निकलते हैं तो वहां ड्रोकोबाज उनको देखने के मिलते हैं। बेसिकली ड्रोकोबाज है कौन, वो नोमैड शेफर्ड्स हैं, मींस खाना बदोश लोग, जो जो परमानेंट, जिनका कोई प्ले रेजिडेंस नहीं होता, रहने का कोई जगह नहीं होती, और वो देख रहे हैं कि वो अपने फ्लॉक्स का यानी कैटल का देखभाल कर रहे हैं वहां पर। और उन ड्रोकोबाज में मेन भी हैं, वुमेन भी हैं, और दे वर वेयरिंग थिन थिक वुलन क्लोथ्स। और क्योंकि वहां बहुत ठंड है तो उन्होंने बहुत सारे अपने आप को फिट कर रखा वुलन कपड़ों के साथ। और वो आगे जाके दे वुड स्टॉप एंड स्टेयर एट द कार सम टाइम वेविंग टू देम एज दे पास। और जब राइटर की कार वहां से पास ऑन हो रही है तो वो थोड़ी देर रुकते हैं, इनकी कार को घूरते हैं और फिर वेव भी करते हैं। अगला है एनकाउंटर विद तिब्बतन मैस्टिफ्स। As they passed the nomad stands, they saw some Tibetan mastiffs, which were dogs used by the shepherds. जब वो नोमैड्स के टेंट्स के पास से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर तिब्बतन मैस्टिफ्स हैं। ये क्या है, डॉग्स हैं, जो कि उन शेफर्ड्स ने एज गार्ड अपने टेंट्स के आगे रख रखे हैं। When the car came close to their tents, they would bark furiously and fearlessly. और जैसे ही कार वो नोमैड्स के टेंट्स के पास आती है, अब बीइंग गार्ड वो जो डॉग्स हैं वो बहुत भयानक तरीके से, डेंजरसली तरीके से भौंकना शुरू कर देते हैं, और उनको किसी चीज का डर नहीं है। एक तरीके से वो शिकारी कुत्ते होते हैं। They would chase the car for some distance and would then go back. और जब तक उनकी आंखों से दूर वो कार उनके एरिया से, जो उनको लगता है कि उनकी टेरिटरी है, उससे दूर वो कार उनकी नहीं चली जाती, तब तक वो बाग करते रहते हैं, उनका पीछा करते हैं। In earlier days, Tibetan Mastiffs become popular in China's imperial courts as hunting dogs. और ये जो तिब्बतन मैस्टिफ्स हैं वो चाइना के इंपीरियल कोर्ट में बड़े फेमस थे हंटिंग डॉग्स की तरह। They were brought along the Silk Road as a tax payment from Tibet. और ये जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया कि सिल्क रोड एक ट्रेड रूट है, तो तिब्बत से इन डॉग्स को टैक्स पेमेंट के रूप में लाया गया था चाइना। देन आगे जब वो पहुंचते हैं वहां से निकल के, तो आइस ब्लॉक्स द रोड्स। रास्ते में हालांकि उनको एंटीलोप्स भी मिलते हैं, डॉग्स देखे उन्हें, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ एस भी उनको देखने को मिलता है, हर्ड। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स उन्होंने देखे। वो पहला जो उनकी शुरुआत हुई है वो हिल से हुई थी, रोलिंग हिल्स ऑफ राबू से, फिर एक वो पैशर्स में आते हैं, फिर वहां से वो ग्रेवल रोड की तरफ आ जाते हैं, और अब जो उनका रास्ता शुरू हो रहा है वो आइस के साथ शुरू हो रहा है। द टर्न्स बिकम शार्पर एंड मोर डिफिकल्ट एज दे क्लाइंब। द ऑथर स्टार्टेड गेटिंग अ सीवियर हेडेक। सडनली स्नो स्टार्टेड फॉलिंग एंड सून ब्लॉक द रूट। अब क्या हुआ, क्योंकि वो बर्फ के रास्ते पर चल रहे हैं जैसा कि सेतन ने पहले बताया था, तो अब यहाँ पर जो टर्न्स हैं वो बड़े शार्प हो रहे हैं। वीड वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर इनके लिए, बुक में आप पढ़ेंगे जब। और ज्यादा उनको मुश्किल हो रही है क्लाइंब करने में क्योंकि आइस है सड़क पर। और ऑथर को सर दर्द होने लगा क्योंकि प्रेशर फील होने लगा। आप लोगों को पता होगा जैसे जैसे हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं प्रेशर फील होने लग जाते हैं। ये सेम वही फीलिंग होती है जब हम एक फ्लाइट में बैठते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ करता है तो हमारे कानों पर, सर में प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। हालांकि वो अपनी नाक को स्नॉट करके उसको नॉर्मल करने की कोशिश करता है, और तभी अचानक से बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है, उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। डेनियल एंड ऑथर गॉट आउट ऑफ द कार टू रिड्यूस इट्स लोड ऑन शार्प बेंड्स। और डेनियल और ऑथर जो है कार से उतर जाते हैं ताकि सेतन को ड्राइव करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि शार्प बेंड्स हैं तो अगर व्हीकल हैवी होगा तो टर्न्स लेने में प्रॉब्लम होगी।
The altimeter watch on the author's wrist indicated that they were at the height of a 5 to 10 meters above sea level. The icy top layer of the snow was dangerous as the car could slip off the road. अब वॉच में, अल्टीमीटर वॉच में जो रिस्ट पे बांध रखी है राइटर ने, वो चेक करता है कि वो कितनी हाइट पर है, तब उसे पता चलता है कि वो सी लेवल से लगभग 5210 मीटर की हाइट पर है। अब क्योंकि सड़क पर आइस बिछी हुई है, तो वहां बड़े चांसेस हैं कि जो उनका व्हीकल है वो स्लिप कर जाए। तो क्या करता है वहां पर सेतन, वहां पर वो थोड़ी सी डस्ट स्प्रेड कर देता है, थोड़ी सी मिट्टी फैला देता है, ताकि डस्ट फैलाने का बेसिकली रीजन क्या है, थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए। अदरवाइज देयर वर यू नो मच चांसेस के अगर सीधा आइस के ऊपर जाएगी तो कार स्लिप हो सकती थी। When they reached a height of a 5515 meters, which was the top of the pass, the atmospheric pressure became so low that Siddhan had to open the lid of the petrol tank to release the evaporated fuel. और जब वो और ऊंचाई पर पहुंचे, लगभग 5515 मीटर्स की ऊंचाई पर पहुंचे, तब वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना लो हो गया कि सेतन को अपने पेट्रोल टैंक्स के जो लिड थी वो लूज करनी पड़ी, रिलीज करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वहां पेट्रोल एक्सपेंड हो रहा था, और एक्सपेंड होगा तो उसको ज्यादा जगह चाहिए, तो उसमें प्रेशर बनेगा, गैस बनेगी, तो वो डेंजरस हो सकता था उनकी कार के लिए, उनके व्हीकल के लिए, इसलिए उसने उसका लिड जो है ओपन कर दिया। अब बैक ऑन द हाईवे, वो वापस वहां आईसी रोड से निकलकर हाईवे पर आ गए, सारी ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके। By late afternoon, they had reached the small town of Hor on the shore of the Lake Mansarovar, which was on the old trade route between Lhasa and Kashmir. अब तो शाम होते होते वो जो है एक छोटे से टाउन पे पहुंच गए, होर नाम के, जो कि लेक मानसरोवर के किनारे पर है, जिसका की यूज ट्रेड रूट के तरीके से होता था ल्हासा और कश्मीर के बीच में, यानी तिब्बत और कश्मीर इंडिया के बीच में। डेनियल रिटर्न टू ल्हासा फ्रॉम देयर, और डेनियल ऑथर को वहीं छोड़कर ल्हासा लौट गया। सेतन गॉट द फ्लैट टायर ऑफ द कार रिपेयर्ड देयर। अब क्योंकि ऑलरेडी उनका 2 पंक्चर्स हो गए थे रास्ते में, क्योंकि रोड ऐसा था, तो उसने पहले उन फ्लैट टायर्स को रिपेयर कराया। अब यहाँ आगे बताया जा रहा है कि होर कैसी जगह थी। होर वाज अ ग्रिम मिजरेबल प्लेस, बड़ी सीरियस और बड़ी मतलब पिटिएबल प्लेस थी, ज्यादा साफ सुथरी नहीं थी। देयर वाज नो वेजिटेशन व्हाटसोएवर, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स। कोई वेजिटेशन नहीं थी, सिर्फ मिट्टी और थोड़ी सी रॉक चट्टानें थी। देयर वाज accumulated rubbish everywhere, चारों तरफ सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा था, गार्बेज नजर आ रहा था। Unlike the past, the place no longer appeared open. और जैसा कि पहले एंशियंट टाइम में इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि वो एक बड़ा होली और बड़ा सेंसिटिव, बड़ा सैनिटी वाला जगह यहाँ पर दिखाया गया है 2 ऑथर्स के द्वारा उनके ट्रेवलॉग्स में। इनमें से एक थे जो जापानीज थे, जापानीज थे जिनका नाम था इकाई कावागुची। उन्होंने तो ये लिखा है कि वो जापानीज मॉन्क थे, उन्होंने ये बताया कि जब वो सन 1900 में वहां पहुंचे, तो यहाँ की पवित्रता को देखकर, यहाँ की शांति को देखकर वो इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। और उनके उनके 2 साल बाद वहां पर एक और विजिटर आया जिनका नाम था स्वीन हेडिन, जो कि एक स्वीडिश थे। उन्होंने भी यही लिखा कि बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वो इतने ज्यादा इमोशनल नहीं थे कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते। बट यहाँ पर जब ऑथर पहुंचता है तो वो देखता है कि इट इज जस्ट अपोजिट वट एवर इट बीन डिस्क्राइब्ड बाय द अर्लियर ट्रेवलर्स। So by 10:30 p.m. they reached Darchen, where they found a guest house to stay in. It was the end of the road. अब रोड के एंड पर वो पहुंच चुके थे, 10:30 रात को वो दार्चन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक गेस्ट हाउस में रोके वो। द ऑथर हैड अ वेरी ट्रबल्ड नाइट, और वो रात ऑथर के लिए बड़ी ही मुश्किलों वाली रात थी। His nostrils were blocked and he was not able to get enough air into his lungs. अब क्योंकि वहां वो हाई अल्टीट्यूड पर पहुंच चुके थे, तो उसकी जो नॉस्ट्रल्स थी, जो नाक थी, वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी और उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। और जब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इट मींस जो लंग्स में ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी। और रात को उन्होंने कई बार सोने की कोशिश की और डीप ब्रीथ करके सांस लेने की कोशिश की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वो जैसे ही लेटते थे, और ये कॉमनली कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं, हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब हमें सीवियर कोल्ड हो जाता है तो लेटना बड़ा मुश्किल होता है, नींद आ रही होती है लेकिन सोया नहीं जाता, क्योंकि हम हैवी महसूस करते हैं चेस्ट में, नॉस्ट्रल्स में। तो यही उनके साथ हो रहा था, और वो सारी रात सो नहीं पाए, बल्कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर
कुछ इंडिकेशन उनका माइंड उनको वहां पर दे रहा था कि अगर वो आज रात सो गए तो शायद कभी भी जाग नहीं पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने मोस्ट ऑफ द नाइट ही सेट अप and he was unable to sleep. The next day, Satan took the author to Darchen Medical College. The doctor told him it was just a cold and the altitude which were giving him trouble. तो डॉक्टर के पास ले गया अगले दिन वहां दार्चन मेडिकल कॉलेज में, जो कि एक मोनेस्ट्री में था। तो वहां पर डॉक्टर ने उनको कहा कि कुछ डरने की जरूरत नहीं है, वो कोल्ड है, ऑल्टीट्यूड का इफेक्ट है उनके ऊपर जो कि उन्हें परेशानी दे रहा है। The doctor gave him some medicine and that night the author was able to sleep well. और डॉक्टर ने उनको कुछ दवाई दी, उसमें दवाई में उनको पहली जो लेनी थी अपनी दवाई, उसमें एक पुड़िया दी थी जिसके अंदर की सिनेमम थी, सिनेमम का पाउडर था, वो तो उन्हें टेस्ट होकर पता चल गया था। और जो बाद के खाने के बाद की जो दवाइयां दी थी वो एक्चुअली कुछ गोलियां थी और गोलियों का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश था, जिसको देखकर एक बार ऑथर को लगा भी था कि इट लुक्स लाइक शीप डंग, लेकिन क्योंकि उन्हें ठीक होना था इस वजह से उन्होंने वो सारी दवाई ले ली और जिसकी वजह से उनको रिलीफ मिला और वो अगली रात ढंग से सो पाए। ऑल्दो यहाँ पर उन्होंने यूज करा था, यहाँ वर्ड बुक में आप चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में, कि ही स्लेप्ट लाइक अ लॉग। स्लेप्ट लाइक अ लॉग मीन्स कि स्लीप साउंडली। आगे देखते हैं। अब सेतन लेफ्ट द ऑथर इन दार्चन एंड वेंट बैक विद द कार टू लहासा। सेतन अब ऑथर को, क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे, वहीं दार्चन में छोड़कर वापस अपनी कार से लहासा चला गया। He didn't mind if the author would die in Dache. He was a good Buddhist and believed in the life after death. हाँ, वो ये भी बताता है कि अगर ऑथर मर जाता तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसको, वो बुद्धिस्ट है और ये मानता है कि हमारी जिंदगी है मृत्यु के बाद भी जो ज्यादा पीसफुल है। तो लेकिन वो साथ में क्या कहता है, however he was worried that the author's death could affect his business, कि जो अगर ऑथर मर जाता है तो वो उसके बिजनेस के लिए काफी खराब होगा, as he may not get more tourists who require to be accompanied till where the road ended. क्योंकि आप जब टूरिस्ट को पता चलेगा कि इसके साथ कोई विजिटर गया था, कोई ट्रेवलर गया था और उसकी डेथ हो गई, तो लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। तो द ऑथर लुक्स फॉर अ कंपेनियन एंड मीट्स नॉर्बू। अब यहाँ ये इट्स क्वाइट द एंड ऑफ द चैप्टर, कि ऑथर जो अब कंपेनियन, क्योंकि वो वहां पहुंच गया था और वहां पर उसको कोई कंपेनियन नजर नहीं आ रहा था, तो वहां को उसको एक कंपेनियन के तौर पे नॉर्बू मिला कोरा करने के लिए। हाँ जी, और वो बेसिकली माउंट कैलाश जाना क्यों चाहते थे, वो कोरा करने के लिए जाना चाहते थे। कोरा क्या होता है, परिक्रमा, जैसे हम हम रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा बड़ी कॉमनली आपने सुनी होगी। जब भी हम किसी रिलीजियस प्लेस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड परिक्रमा, एंड कोरा इज अ तिब्बतन वर्ड फॉर दैट। तो यहाँ पर वो अकेले वो कोरा नहीं करना चाहता था ऑथर। लाइक होर दार्चन वाज डस्टी एंड अ लॉट ऑफ रबिश कुड बी सीन ऑल अराउंड। और होर की तरह दार्चेन भी एक मिट्टी भरा और कूड़े से, गंदगी से भरी हुई जगह थी। द टाउन अपीयर टू बी स्पार्सली पॉपुलेटेड। वहां बहुत कम लोग थे, मतलब पॉपुलेटेड कम थी वो जगह। देयर वर नो पिलग्रिम्स देयर। कोई भी यात्री, कोई भी तीर्थ यात्री उसे वहां नहीं दिखा। एज द सीजन हैड नॉट येट स्टार्टेड, क्योंकि अभी तक सीजन स्टार्ट हुआ ही नहीं था पिलग्रिमेज का। He had reached there too early. राइटर वहां कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच गया था। He actually wanted to reach Mount Kailash to do Kora to get a feel of what a pilgrimage was like. और क्यों वो माउंट कैलाश पे जाकर फील करना चाहते थे कि कोरा क्या होता है, एक तीर्थ यात्रा पर जाना। और वो पहले इसलिए आ गए थे, उन्हें लगा कि शायद में ज्यादा भीड़ हो जाएगी बाद में, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम, बट ही डिडंट वांट टू डू इट अलोन। लेकिन वो इतना जल्दी आ गए थे कि अब वो अकेले पड़ गए थे, बट वो इस कोरा को अकेले करना नहीं चाहते थे। He was looking for someone who could speak or understand English. और वहां उनको खोज थी, वो इन सर्च थे कि वो कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो इंग्लिश बोल सकता हो या समझ सकता हो। When he was sitting in the only cafe at Dachin, Nobu, a plump Tibetan walking in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences, saw him reading an English book. और वहां दार्चन में एक ही सिर्फ कैफे था, उस ओनली कैफे में बैठकर, हालांकि वो कैफे की हालत भी राइटर ने बड़ी खराब बताई है कि वहां वो एक ही कैफे था और एक टेबल थी जो कि विंडो के पास थी, उन्हें बुक पढ़नी थी, नॉवल पढ़ना था, तो वो उस विंडो के पास जाके बैठ जाते हैं। तभी एक लड़का आता है और एक बड़ा गंदे सा फिल्दी सा कपड़ा लाके उस पर टेबल पर मारता है। ऑल्दो वो कपड़ा इतना गंदा था कि उससे टेबल साफ होने की बजाय शायद और गंदी हो गई। तो यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है नॉर्बू से। नॉर्बू जो है एक मोटा तगड़ा प्लम्प यानी फैटी तिब्बतन है, जो कि बीजिंग में चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस में काम करता है। और जब उसने राइटर को एक इंग्लिश बुक पढ़ते हुए देखा तब वो उनके पास आया।
So Nobu introduced himself to the author. He also was there to do Quora, although he was not a religious person. और जब नोरबू ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया ऑथर से, हालांकि वो कोरा करना चाहता था, कोरा करने के लिए वहां आया था, लेकिन वो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था। उसको डिटेल चाहिए थी, वो कुछ पेपर्स लिख रहा था, अपनी रिसर्च कर रहा था कोरा पर, माउंट कैलाश के ऊपर। दैट्स व्हाई ही वाज देयर। सो बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू डू कोरा टुगेदर। इसलिए उन दोनों ने वहां डिसाइड किया कि वो दोनों मिलकर कोरा करेंगे। और यहाँ आगे है कुछ वर्ड मीनिंग्स, जो कि आप चैप्टर को जब अपनी बुक में थॉरली पढ़ेंगे तो आपको कुछ मिलेंगे उसमें। आप इन वर्ड्स को मीनिंग यहाँ मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो ये था चैप्टर, जो कि एक तरीके से मैंने आपको बताया ट्रैवलॉग था, किस तरीके से जो ऑब्स्टिकल्स आई ऑथर के रास्ते में। और हमें भी वी शुड आल्सो कीप अ डायरी एंड अ पेन, कि जब हम किसी जगह जाते हैं, कहीं ना नई जगह विजिट करना चाहते हैं, तो वहां पर जो डिफरेंट जो अलग चीजें हमें मिल रही हैं या कुछ प्लेजेंट साइट्स हमें मिल रही हैं, वो हमें नोट डाउन करें, ताकि बाकी आगे आने जाने वालों को हम अपनी तरफ से ये दे सकें। तो दिस इज अ चैप्टर फ्रॉम माय साइड, but don't forget to like and share my videos. And if you have not subscribed my channel, subscribe it now. Thank you and bye bye.